दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हमारा टॉपिक जो आज है, अगला टॉपिक जो दोस्तों हमारा है नातेदारी पदावली। देखिए नातेदारी पदावली होती क्या है। कहते हैं हम दिन पर दिन की अंतक्रियाओं में अपने नातेदारों को कुछ निश्चित शब्दों से संबोधित भी करते हैं और कुछ अन्य शब्दों को उन्हें पहचानने और श्रेणी में विभाजित करने के लिए काम में भी लाते हैं। इन सब शब्दों को जो श्रेणियों में होते हैं उसे नातेदारी पदावली कहते हैं। यानी जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने नातेदारों को पुकारने के लिए, वो सारे शब्दों को जो है हम पदावली कहते हैं। नातेदारी पदावली में पिता, माता, पत्नी, पति, चाचा, चाची और अन्य लोग होते हैं। तो इनका कोई ना कोई नाम दिया गया है, तो इसी को हम पदावली भी कह सकते हैं और इनका अपना एक श्रेणी में रखना भी जरूरी होता है। ये नातेदारी के पद परिवार के विभिन्न सदस्यों को जो है अंत संबंधों को समझने में सहायता मिलता है। यानी उनके संबंध क्या है, उनके अंतर संबंधों को समझना उनके लिए आसान पड़ जाता है। इन पदों में मालूम हो जाता है कि परिवार में किसकी क्या भूमिका है। नातेदार शब्द परिवार किस प्रकार का है उसकी ओर हमें इंद्रित देता है। यानी सारी बातों को जो है केंद्रित किया जाता है। इसी के द्वारा हम निवास के नियम, वंशज और सामाजिक संगठन की जानकारी भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। नातेदारी पद केवल भाषीय प्रकृति की नहीं होती है, ये समाजशास्त्री भी हैं और इनका संबंध व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और व्यवहार से भी दर्शाया जा सकता है। यानी नातेदारी सिर्फ दोस्तों यहाँ पर सिर्फ समाजशास्त्री विषय नहीं है, यहाँ पर जो है ये प्रतिष्ठा और व्यवहार के अंतर्गत भी आता है, जिसमें हमें प्रतिष्ठा भी मिलती है और हमें व्यवहार भी उसी प्रकार करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी से हमारी रिश्तेदारी जुड़ती है तो हमारा वहाँ एक नया प्रतिष्ठा हमें प्राप्त होती है और हमें वहाँ पर कैसा व्यवहार करना है इस बात को भी हमें ध्यान रखना होता है। नातेदारी पद विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कहते हैं मानव शास्त्रियों में इन पदों को वर्गीकरण में विभिन्न आधार को अपनाया गया है। यानी इसको कई तरह से जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो कहता है भाषी संरचना के आधार पर भाषीय पदों के 3 भागों में यहाँ पर विभक्त किया गया है। पहला जो है प्रारंभिक पद, यानी प्रारंभिक जो हमें प्राप्त होती है। ये पद इतने आरंभिक है कि इन्हें और छोटे शब्दों में नहीं बदला जा सकता, यानी ये आरंभिक पद होते हैं। ऐसे बुनियादी पदों को सामान्य शब्दों में नहीं रखा जा सकता है। इन पदों के उदाहरण जो है माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची इत्यादि, ये आरंभिक पद होते हैं जहाँ पर हमारे जो होते हैं अपने रक्त संबंधी जुड़े हुए होते हैं। दूसरा जो होता है कृत्रिम पद, वे नातेदारी पद जिन्हें हम जो है प्रत्यय और उपसर्ग पदों में जोड़ा जाता है, उन्हें सामान्य शब्दों से अलग कर दिया जाता है। इस तरह के नातेदारी पदों को जो है कृत्रिम नातेदारी पद भी कहते हैं। और इस तरह के कृत्रिम पदों को दादा, शाली, परदादा और दंतक पुत्र भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं कृत्रिम पद होते हैं जो कि काफ़ी दूर के होते हैं, तो इसे हम कृत्रिम पद के नाम से भी जान सकते हैं। उसके पश्चात आता है विवरणात्मक पद, यानी विवरण जिसको किया गया पद। नातेदारी पद जिन्हें 2 या 2 से अधिक आरंभिक पदों द्वारा बनाया जाता है, यानी नातेदारी पद जिन्हें 2 या 2 से अधिक आरंभिक पदों द्वारा बनाया जाता है कहते विवरणात्मक पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पत्नी और की बहन साली, भाई की पत्नी भाभी, लड़के की पत्नी बहू, लड़की का पति दामाद इत्यादि। ऐसे पदों में चचेरे बहन भी हैं। यानी इसमें जो है विवरणात्मक पद कहलाता है। यानी सबके जो है कुछ न कुछ जो है दूसरे रिश्तेदारों से जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नाम जो है बदल गए हैं। यदि बात करें पदों के उपयोग में लाने के तरीकों को 2 प्रकार में बांटा गया, यानी पद के उपयोगिता के रिगार्डिंग यहाँ जो है नातेदारी को 2 भागों में विभक्त किया गया है। कहते हैं सबसे पहले तो आता है संबोधन के तरीके भी अलग अलग हो जाते हैं। नातेदारी पद जिनका उपयोग हम नातेदारों के संबोधन के लिए करते हैं, इस तरह के पदों को उदाहरण है जैसे पापा यानी डैडी, माँ मम्मी, दीदी भैया इत्यादि। तमिल शब्द में अन्ना बड़ा भाई को कहते हैं, तम्बी छोटे भाई को कहते हैं, आका बड़ी बहन को कहते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं संबोधन के शब्द होते हैं, जिसका मतलब एक ही होता है, लेकिन इसको हर एक लैंग्वेज में इसको अलग तरह से उच्चारण किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर आता है संदर्भ सूचक पद, यानी संदर्भ सूचक पद जो होती है दोस्तों, कहते हैं नातेदारी पद जिनका उपयोग हम किसी अप्रत्यक्ष व्यक्तियों के लिए भी करते हैं, इन्हें हम संदर्भ पद के नाम से जानते हैं। यानी जो दूसरा व्यक्ति जो अप्रत्यक्ष व्यक्ति होता है, अगर हम उसको उच्चारण करते हैं उसको हम संदर्भ पद कहते हैं। इसको जो दृष्टांत भी है जैसे पिता, माँ, भाई, बहन इत्यादि। तमिल में संदर्भ व्यक्ति
मामा माग मातृ, चाचा की लड़की लड़का, आटा बागान मांगला, पिता की बहन की लड़कियां लड़का। यानी इनके अगर नाम देखोगे तो उसके उच्चारण जो शब्द जो है बहुत अंतर मिलता है, जिसको हमारे जो है साधारण लैंग्वेज में समझना संभव नहीं रह जाता है। तो ये सारे चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आता है। अब जो आता है हमारा व्यवहार में लागू करने की श्रेणियों पर आधारित है, यानी व्यवहार में कौन कौन से बात को जो है लागू किया जा सकता है। तो लागू करने की श्रेणियों के पदों के अनुसार निर्धारित के पद दो प्रकार से यहाँ पर विभक्त किया गया है, यानी व्यवहारों में लागू करने के आधारित में इसमें दो भागों में इसको विभक्त किया गया है। पहला जो है सूचक, पृथकात्मक और विवरणात्मक। वह पद जो किसी एक विशेष निर्धारित श्रेणी पर लागू होता है उसे हम विवरणात्मक, सूचक या पृथकात्मक पद कहते हैं। उदाहरण के लिए पिता और माता हमारे माता पिता पर होल ही लागू होते हैं और किसी अन्य पर नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है कि अगर हम देखें सूचक, पृथकात्मक और विवरण, तो इसमें जो है उदाहरण के बहुत ही अच्छा बताया गया है कि इसमें पिता और माता हमारे माता पिता पर ही लागू होता है और ये किसी दूसरे पर नहीं होता है। ठीक है। बात अगर हम करें अगले की वर्णनात्मक पद की, तो कहते हैं वर्णनात्मक पद वह पद होता है जो एक या दो श्रेणियों पर लागू होता है, यानी ये एक या दो श्रेणियों पर लागू हो सकता है, उसे हम वर्णनात्मक पद भी कहते हैं। उदाहरण के लिए भाई बहन का पद, जिसका मतलब पिता के भाई के लड़के पिता की बहन के लड़के, इसी तरह माँ उसकी बहन के लड़के पर लागू होता है। इस तरह अंकल को पद का संदर्भ माँ के भाई से भी तथा पिता के भाई और माता की बहन के पति से भी होता है। देखिए अंकल जो है कई जगह पर यहाँ पर वर्ड जो है सम्मिलित किया जा सकता है।